इनके संबंधित और दूसरा सवाल यहाँ से बन सकता है, जब एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है तब चित्त आने की क्या प्रक्रिया होगी? इस प्रकार से सवाल आपको 2 नंबर का 3 नंबर का पूछ सकते हैं। जब एक सिक्के को 2 बार उतर जाता है उस समय चित्त आने की प्रक्रिया क्या होगी? अपन जानते हैं कि जब एक सिक्के को दो बार फेंका जाता है तब कुल संभव परिणाम चार होते हैं। जब अपन एक सिक्के को 2 बार फेंकते हैं उस समय इसका जो कुल संभव परिणाम है वो 4 होंगे। 4 कौन कौन से होंगे? एक तो अपन कह सकते हैं दोनों में हेड हो सकता है, या फिर एक में हेड एक में टेल, या फिर तीसरे में टेल या फिर हेड, या फिर दोनों में टेल आ सकता है। इस प्रकार के कुल संभव जो परिणाम होंगे वो हो जाएंगे 4। अब अपन प्रश्न में पूछा है चित्त आने की क्या प्रक्रिया होगी, तो अपन जानते हैं कि इसमें भी चित्त है, इसमें भी चित्त है और इसमें भी चित्त है। जब आपको तीनों में एच दिया हुआ है तो जो अनुकूल परिणाम होंगे वो हो जाएंगे 3। तो चित्त के अनुकूल परिणाम वो अपन क्या हो जाएंगे 3, क्योंकि इसमें दोनों टेल है इसलिए यहाँ पर चित्त की कोई संभावना नहीं बनती, इसलिए एक चित्त इसमें है, एक इसमें है और एक इसमें। इस प्रकार अपन यहाँ 3 स्थितियां बनती है चित्त के लिए, और अपन का जो कुल संभव परिणाम है वो हो जाएंगे 4। तो अपन चित्त के अनुकूल परिणाम बनते हैं 3, तो चित्त आने की प्रक्रिया हो जाएगी अनुकूल परिणाम की संख्या घटा कुल संभव परिणाम। ये आपको लिखना है जब आप 2 नंबर के सवाल करते हैं, 3 नंबर का सवाल हल करते हैं, क्योंकि गणित थ्योरी पर भी डिपेंड करता है कि जब थ्योरी आपको लिखना जरूरी होता है, कुछ बच्चे सीधे शॉर्ट में उठ देते हैं 1/2 3/4 ऐसा लिख देते हैं, जिसमें आपके काफी मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए आपको साथ साथ में थ्योरी को भी थोड़ा लिखना आना चाहिए, ताकि आप गणित में कोई भी मार्क्स हो कटने की संभावना बिल्कुल कम है। तो चित्त आने की जो प्रक्रिया होगी वो परिणाम है अपन के पास में कुल 3 और कुल संभव परिणाम है 4। तो चित्त आने की प्रक्रिया हो जाएगी अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणाम। तो यहाँ पर बराबर के नीचे आप बराबर लिख सकते हैं, अनुकूल परिणाम की संख्या हो जाएगी 3 और कुल संभव परिणाम हो जाएंगे 4। तो अपन कह सकते हैं कि जो चित्त आने की प्रक्रिया है वो हो जाएगी 3/4। इस प्रकार का यह सवाल है, बोर्ड में 2 नंबर का आपकी बार आने का पूरा चांस बन जाता है। इस सिक्के पर ये दूसरा सवाल है जिसको आपको थोड़ा याद रखना है, और इस प्रकार के सवाल और भी आपकी किताब में दिए हुए उदाहरण दिए हुए उन पर आप अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि गणित थ्योरिकल पार्ट से आप पढ़ सकते हैं और ज़्यादा कोई इसमें फिक्स नहीं होता कि 5 सवाल कहाँ से आएगा, इसलिए जो इसका बेस है यह लगभग आपका क्या रहेगा।
तो सिक्के से संबंधित दो सवाल, एक सिक्के को एक बार फेंकने पर प्रायिकता क्या होगी और एक सिक्के को दो बार उछालने पर प्रायिकता क्या होगी। दोनों प्रकार के सवाल मैंने यहाँ पर आपको करवा दिए हैं। और यदि इसमें भी कोई समस्या रहती है तो आप हमारे चैनल पर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारा कमेंट कर सकते हैं। इस दोनों नंबर पर आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं और यदि आपको कोई समझ में नहीं आई थी तो इस पर भी आप कमेंट करके आप शॉर्टकट में देख सकते हैं, ताकि आगे आने वाली वीडियो में प्रायिकता के मैं कोशिश करूंगा कि आपको 2 वीडियो मिलेंगे और 2 वीडियो में संपूर्ण आपकी जो 4 नंबर की प्रश्नावली है वो इसमें क्लियर हो जाएगी। और फिर भी इसमें कोई समस्या रहेगी तो मैं आपको PDF के माध्यम से कुछ पेपर दिए जाएंगे हर प्रश्नावली का, उसको आप सॉल्व करना, ताकि आपका पूरा सिलेबस 25 जून तक पूरा इसमें क्लियर हो जाएगा। अब अपन आगे बात करेंगे भाषा। तो सभी विद्यार्थियों के 2-3 बार सिलेबस आपने पढ़ रखा है गणित का, और लॉकडाउन की वजह से आपकी जो पढ़ाई थोड़ी बाधित हुई है, डिस्टर्ब हुई है, तो मैं फिर से आपको वापस रिवाइज करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप इनके माध्यम से आप अपने सिलेबस को पुनः रिवाइज कर सकें और आने वाले समय में जो 30 जून को बोर्ड का एग्जाम है उसके लिए आप अच्छे से तैयारी कर सकें। भाषा अपन जानते हैं कि भाषा होता है जिसमें आपको ज़्यादा कोई कंपटीशन एग्जाम की तरह आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में भाषा होता है तो कई तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, कई तरीके से विधियाँ होती हैं। लेकिन 10वीं की बात करें तो आपको इतना हार्ड लेवल पर जाना नहीं, यहाँ से सीधा सवाल आपको पूछता है 1 नंबर का, 2 नंबर का या 3 नंबर का, तो आपको इसको इजी वे में करना है, कंपटीशन के हिसाब से नहीं करना, क्योंकि ये भी सवाल कंपटीशन में काफी हार्ड लेवल का बन सकता है। तो भाषा की बात करें तो भाषा होता है, भाषा में जो अधिकांश या आगे में जो संख्या होती है वो 6 होती है। अधिकतम संख्या इसमें 6 होती है और कोई फिक्स नहीं है 6 संख्या कौन सी है। अपन 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये भी ले सकते हैं, और ऐसे भी ले सकते हैं A, B, C, D, E और F। अब भाषा के दौरान 6 कोई भी संख्या हो सकती है, वो बोर्ड वाले के ऊपर डिपेंड करेगा वो किस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछता है। इस प्रकार से वो पूछ सकता है, इस प्रकार से पूछ सकता है। आपको प्रश्न को देकर आपको इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करना है। तो भाषा में जो अधिकांश संख्या होती है वो 6 होती है। इसमें यदि अपन संख्या की बात करें रेगुलरिटी में तो 1, 2, 3, 4 6 संख्या ये हो जाएगी। यदि वो देता है कि आपको 6 संख्या ये लेनी है तो आपको 6 संख्या इसको मानना है। पासे के लिए तो यहाँ प्रश्न बनने वाला पहला सवाल ये बनेगा, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। इस प्रकार से आपको 2 नंबर का या 3 नंबर का सवाल यहाँ से पूछ सकते हैं। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि जो पासे की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये इसकी कुल संख्या होती है, जिसमें 3 सम संख्या होती है, 3 विषम संख्या होती है, 3 अभाज्य संख्या होती है। इस प्रकार से 3 सवाल यहाँ से बनता है और फिर इस प्रश्न से कोई भी तरीके का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भी 2 से बड़ी संख्या कितनी होती है, 4 से बड़ी कितनी होती है, 6 से छोटी कितनी होती है, कोई भी तरीके का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो यदि अपन सम संख्या की बात करें तो यहाँ पर सम संख्या 3 है, 2, 4 और 6। सम संख्या अपन उनको कहते हैं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। विषम संख्या की बात करें
तो विषम संख्या अपन उन संख्याओं को कहते हैं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। तो यहाँ पर विषम संख्या हो जाएगी 1, 3 और 5। फिर यहाँ से तीसरा सवाल बनता है अभाज्य। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसमें खुद का ही भाग जाता है उसे अपन अभाज्य संख्या कहते हैं। या तो 1 का भाग जाता है या फिर खुद का भाग जाता है, उसे अपन अभाज्य संख्या बोलते हैं। इसमें अपन 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं और 5 ले सकते हैं। 2 में केवल 2 का ही भाग जाएगा, 3 का भाग 3 का ही भाग जाएगा और 5 में केवल 5 का ही भाग जाएगा। एक को इसमें शामिल नहीं करना है, ये थोड़ा आपको ध्यान देना है। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है तो सम भी है और अभाज्य, इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है तो अभाज्य कहलाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कुल संभव परिणाम इसमें 6 होते हैं और सम संख्या होती है 3, विषम संख्या भी होती है 3 और अभाज्य संख्या भी होती है 3। अब अपन इस सवाल को सॉल्व करेंगे। एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? अपन जानते हैं कि जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तब कुल संभव परिणाम छह होते हैं। एक पासे को जब अपन एक बार फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम उसके होंगे 6। अब अपन को सवाल होता है सम संख्या। तो आपको पता होगा सम संख्या के अनुकूल परिणाम सम संख्या के अनुकूल परिणाम वो हो जाएंगे अपन के 3। जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो कुल संभव परिणाम हो जाएंगे 6 और सम संख्या के जो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 3। आप आगे इसको ब्रैकेट में दर्शा भी सकते हैं। कौन कौन से है वो? 2, 4 और 6। और यहाँ से बात करें कुल संभव जो परिणाम हो जाएंगे वो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये तो अपन हो जाएंगे कुल संभव परिणाम, ये हो जाएगा अपन के अनुकूल परिणाम। तो अपन यदि प्रायिकता की बात करें, सम संख्या आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणाम। इस प्रकार के सूत्र को आप इसी तरीके से याद नहीं रहता है तो आपको इसे भी ले सकते हैं, घटित घटना बटा कुल घटना, घटित घटना बटा कुल घटना। इस प्रकार से आप इस सूत्र को भी लिख सकते हैं। ज्यादा कोई हार्ड ये सूत्र है नहीं, आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। पूरे साल भर आपने पढ़ेगी है तो इस प्रकार सूत्र को याद करने बता कोई अड़चन पता नहीं होगी। तो सवाल है एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? जब एक पासे को अपन एक बार फेंकते हैं तो जो कुल संभव परिणाम है वो हो जाएंगे 6 और सम संख्या के अनुकूल जो परिणाम हो जाएंगे 3। कौन कौन से? 2, 4 और 6। तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो सूत्र हो जाएगा इसका फॉर्मूला अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम जो होंगे वो अपन क्या हो जाएंगे 3 और जो कुल संभव परिणाम है वो हो जाएंगे 6। और किसी को अपन काट सकते हैं, इसको अपन इजी वे में इसको 1/2 भी अपन लिख सकते हैं। 3/6 को अपन 1/2 भी लिख सकते हैं। तो अपन की जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी 1/2। इसी प्रकार ये थोड़ा मोस्ट रहेगा अगली बार सवाल। यहाँ से 1 नंबर का ये सवाल, 2 नंबर का सवाल, किसी भी तरीके से प्रायिकता में इसको पूछ सकते हैं। तो इस एक ही सवाल पर पूरे सवाल आप इसको कर सकते हैं। और सम संख्या की जगह यदि वो विषम संख्या पूछता है
ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको यही लैंग्वेज वापस लिखनी है। जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तब कुल संभव परिणाम 6 होंगे। और यहाँ पर आपको विषम संख्या लिखना है। विषम संख्या के अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 3 और यहाँ पर आपको फिर से वापस चेंज करना। यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 3 है 5। फिर आपको सम संख्या नहीं लिखना है, यहाँ पर विषम संख्या लिखना है। बाकी जो फॉर्मूला है यहाँ पर आपको फिर से विषम संख्या लिखना है। बाकी जो फॉर्मूला है आपका सम आपको लिखना है। तो यहाँ पर सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या तीनों का एक ही क्वेश्चन बन रहा है और आपको एक ही तरीके से इसको सॉल्व करना है। थोड़ा बहुत चेंज करना है। सम संख्या तो आपको सम की जगह सब जगह सम करना है, विषम हो तो विषम करना, और यदि अभाज्य संख्या है तो भी आपको अभाज्य के रूप में यहाँ पर लिखना है। बाकी जो पूरा जो फॉर्मूला है आपका सेम रहेगा। अभाज्य में भी 3/6 आएगा, विषम में भी 3/6 आएगा और सम संख्या में भी 3/6 आएगा। तो ये एक ही सवाल पर आप तीनों सवाल सॉल्व कर सकते हैं। यदि वो एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं, जैसे इसकी संख्या होती है 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ से कोई वो सवाल निकालता है कि भाई 4 से बड़ी संख्या कितनी होगी, 5 से बड़ी संख्या होने की प्रक्रिया क्या होगी। थोड़ा आपको दिमाग लगाना है। जनरल वे में 5 से बड़ी आपसे पूछता है, कुल संभव परिणाम है और तो आपका 6 रहेंगे, इसको कोई कम ज्यादा होने वाला नहीं है। कुल संभव परिणाम 6 रहेगा। अब वो 5 से बड़ा पूछता है तो 5 से बड़ी संख्या मात्र एक ही है, एक ही संख्या है। तो 5 से बड़ी हो जाएगी अपन के अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 1 और कुल हो जाएंगे 6। इसी प्रकार 4 से छोटे पूछता है तो 4 छोटी कितनी है 1 2 और 3। तो यहाँ पर जो अनुकूल परिणाम है हो जाएंगे 3 और कुल जो संभव परिणाम है वो हो जाएंगे 6। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा 3/6। लैंग्वेज आपको याद लिखनी है पूरी, क्योंकि लैंग्वेज के बिना आपका पूरा नंबर देने वाला नहीं। क्योंकि यदि आप किसी सवाल को 3 नंबर का ये सवाल आएगा, आप 1/2 3/2 का उत्तर देते हैं तो आपको काफी मार्क्स कटने की संभावना बन जाती है। अब आपको ध्यान एक चीज याद रखना है कि यदि वो 4 से छोटी, 4 से सवाल यहाँ से बनता है इसी संख्या में से आपको प्रश्न बोलता है 4 से छोटी या 4 से बराबर संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगी। तो उस समय आपको 4 छोटी लिखनी है 1 2 और 3 और बराबर करने के साथ 4 को भी शामिल करना है। तो इसकी यहाँ पर प्रक्रिया हो जाएगी 4/6। इस प्रकार इस सवाल को आपको सॉल्व करना है। और अभाज्य संख्या, सम संख्या और विषम संख्या के सवाल अधिकांश पासे के बारे में पूछ जाते हैं, जिसको आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका पहला सवाल तो ये बनता है सिक्के के 2 सवाल और पासा। आपके पास दोनों में से यहाँ से 2-3 सवाल बना सकते हो, इनमें से एक सवाल आने का लगभग चांस है, उसको आपको सॉल्व करना है। अब पासा की बात करें पासे को 2 बार फेंकने पर, एक पासे को 2 बार फेंकने पर योग 7 आने की प्रक्रिया क्या होगी। ऐसा सवाल भी आपसे बोर्ड में पूछ सकते हैं कि जब अपन एक पासे को 2 बार फेंकते हैं तो योग का सवाल आपसे पूछेंगे। अब योग कोई भी हो सकता है, 7 पूछ सकते हैं, 10 पूछ सकता है, 13 पूछ सकता है। आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसे सवाल में आपको यदि सीधे तरीके से आपको नहीं आता है तो आपको कंफ्यूज करने के लिए 2 चीज भी दे सकता है। एक गुलाबी रंग का पासा, एक लाल रंग का पासा, दोनों को साथ में फेंकते हैं तो योग 7 आने की प्रक्रिया क्या होगी। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, चाहे गुलाबी रंग का हो चाहे ब्लैक रंग का हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। पासे 2 होना चाहिए, या उसको एक साथ फेंके दोनों को, या एक ही पासे को 2 बार फेंके। तो दोनों की जो लैंग्वेज है आपको इसी तरीके से आपको समझनी है। जब अपन एक पासे को 2 बार फेंकने के योग के सवाल करेंगे तो कुछ बच्चे होते हैं इसको सीधा ही कर लेते हैं और कुछ बच्चे इसको सारणी बनाकर करते हैं। जो भी आपको तरीका याद रहता है दोनों में से आपको एक चूज करना है।
और आपको आराम से सॉल्व करना। तो में अपन एक आपको ध्यान रखना है, जब एक पासे को दो बार फेंकते हैं तो कुल संभव परिणाम 36 होंगे। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा, ये फिक्स है। जब अपन एक पासे को दो बार फेंकते हैं या दो अलग अलग पासों को एक ही साथ फेंकते हैं तो दोनों का जो कुल संभव परिणाम है वो 36 होंगे। अब एक योग 7 का वो पूछ रहा है, यदि आपको सीधा तरीके से नहीं आता है तो आपको सारणी बनाकर आप सॉल्व कर सकते हैं। सारणी बनाने का जो इजी तरीका है वो आप सीधा ऐसा लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर आपको ऐसी संख्या लगभग 6 बार लिखनी है सही तरीके से। ऐसे आपको 6 बार ये संख्या लिखनी है, 1 2 3 4 5 6। फिर आपको यहाँ पर एक शब्द का आपको लिखना है और बोलना नहीं, आपको डैश करना बीच में ताकि संख्या बनी रहे 6 1 5 1 इस प्रकार से। नहीं तो ये 21 11 ऐसे हो जाएगी, आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आपको लिखना है 2 शब्द के ऊपर 2 लिखना है, बीच में कॉमा लगाना है। फिर यहाँ पर 3 यहाँ पर 4 यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। इस प्रकार हम देखेंगे 6 इस संख्या इस साइड में और 6 इस साइड में, तो यहाँ पर कुछ संख्या हो जाएगी, हो जाएगी 36। तो अपन जब एक पासे को 2 बार फेंकते हैं तो कुल संभव परिणाम 36 होंगे। अब आपको योग का पूछेगा कि अभी योग 7 होने की वजह क्या होगी, तो आपको याद होगा यहाँ पर योग 7 हो रहा है, 6 और 1 7, यहाँ पर 5 और 2 7 हो रहे हैं, यहाँ पर 4 और 3 7 हो रहे हैं। तो जब आप बोर्ड की कॉपी में करोगे तो आपकी लाइनिंग बिल्कुल सीधी रहेगी। उसमें आपको यहाँ पर सीधा जो भी जिस संख्या का योग 7 हो रहा है उसको आपको ग्राफ के अनुसार खींच कर आप काउंट कर सकते संख्या कितनी है। तो देखो यहाँ पर बताता हूँ आपको, देखो 1 2 3 4 5 और 6। ये जो 6 संख्या है इसका भी योग 7 हो रहा है, 6 और 1 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 3 और 4 7, 2 और 5 7 और 1 और 6 7। तो यहाँ पर सभी संख्याओं का जो योग है वो 7 हो रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि जब एक पासे को 2 बार फेंकते हैं तो जो कुल संभव परिणाम वो 36 है और 7 योग आने के जो अनुकूल परिणाम है वो आपको हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो अपन कहते हैं कि जो योग 7 के अनुकूल परिणाम, योग 7 के अनुकूल परिणाम वो अपन का हो जाएगा 6। 1 2 3 4 5 6। अब अपन की इसकी प्रयोक्ता ज्ञात करनी है तो अपन लिखते हैं योग 7 की प्रयोक्ता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम, यहाँ पर जो अनुकूल परिणामों की जो संख्या है वो आपकी हो जाएगी 6, जबकि जो कुल संभव परिणाम है वो आपके हो जाएंगे 36। इसको यदि आपको याद होगा तो जब अपन 6 से इसको काटेंगे तो 6 का भाग इसमें एक बार और 6 का भाग इसमें हो जाएगा 6 बार। तो इसके जो 6 से विभाजित करने के बाद जो इसके ऊपर है वो आपका हो जाएगा 1/6। तो इस प्रकार
आज अपने दो तरीके पढ़े हैं, एक तो सिक्के का और एक पासा। दो से बोर्ड में आपको एक आध सवाल जरूर मिल सकता है, और दोनों सवालों में सिक्के से संबंधित जब अपने सिक्के को 3 बार फेंकते हैं तो अधिकांश का सवाल ऐसा बोर्ड में पूछता नहीं है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको भी आप बता देंगे। और पासा में अधिकांश 2 सवाल पूछते हैं, एक पासे को 1 बार फेंकने पर और एक पासे को 2 बार फेंकने पर। ये 2 ही सवाल ऐसे बोर्ड में पूछते हैं। दोनों के सवाल यहाँ पर आपको सारणी का ध्यान रखना, कुछ बच्चे सारणी से करते हैं और कुछ सवाल इसको सीधा ही करते हैं। दोनों को ध्यान रखना है कि आपको काउंटिंग जो है अनुकूल पूर्णांक की संख्या उसमें आपको गलती नहीं करनी है। बाकी आप सारणी से करें या नहीं करें इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसको सही तरीके से आपको करना है। और इसकी जो फॉर्मूला वगैरह वो भी आप सारणी के नीचे लिखकर आपको यहाँ पर उसको सॉल्व करना है। तो पासे का और सिक्के का मैंने आपको दोनों को यहाँ से अच्छे से सॉल्व करा दिया है। और कल अपन जो पढ़ेंगे वो अपन का एक रहेगा मुख्य ताश के बारे में, और उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन जो आपको बोर्ड से संबंधित पिछले बोर्ड की परीक्षा में आए हुए वो सवाल रहेंगे। इसके बाद आपका ये जो प्रयत्न का पहला पार्ट है इसमें मैंने आपको 3 तरीके के सवाल करवा दिए हैं। कल अपना दूसरा पार्ट होगा, उसमें आपकी पूरी प्रयत्न 4 नंबर की कंप्लीट हो जाएगी। और 2 पार्ट में इस प्रश्नावली को समझना है, 4 नंबर की ये प्रश्नावली है, इसको आपको धीरे धीरे कंप्लीट पढ़ना है। और अपन का चैनल है उसके ऊपर प्रयत्न भाग फर्स्ट, और तो कल आपका पास एक वीडियो रहेगा उसमें रहेगा आपका भाग 2। इस प्रकार 2 पार्ट में इस प्रश्नावली को आपको ज्ञात करना है। और यदि आपको सही तरीके से प्रश्नावली को पढ़ना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक शेयर करना है, ताकि आने वाले परीक्षा में जो भी बच्चे क्लासों से मिस हुए हैं उसको अधिक से अधिक वीडियो पहुंच सकें और वो भी अपनी परीक्षा को थोड़ा इजी वे में कर सकते हैं। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।